हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोगों का सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको चलो डिस्कस करते हैं। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब जरा एक बात सुनो, इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। पहले हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट जान जाते हैं, ये क्या है। देखो ध्यान से, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। इसको ज़रा देखो, ये एक आपका कंटेनर है। इस कंटेनर में मैं लिक्विड भर देता हूँ। ये आपका क्या है? लिक्विड है, कोई आपका लिक्विड है। और इस लिक्विड का इसमें सॉलिड में रख देता हूँ। सॉलिड, इसी लिक्विड का सॉलिड, जो लिक्विड है उसका सॉलिड। जैसे वाटर है तो उसका आइस यहाँ पर हम रख देते हैं। और हम लोग एक ऐसा टेम्परेचर सेट करते हैं कि लिक्विड अपने लिक्विड वाले ही स्टेट में रहे और इसका जो सॉलिड है वो सॉलिड वाले ही स्टेट में रहे। मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट ना हो और ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। तो जो आप टेम्परेचर जो सेट किए हैं उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये आपका सॉलिड सब्सटेंस ऑफ सेम लिक्विड, जो लिक्विड है सेम लिक्विड, जो आप लिक्विड यहाँ पर रखे हैं उसी का ये सॉलिड सब्सटेंस हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट? डेफिनेशन जरा देख लो। द टेम्परेचर at which both liquid and solid of same liquid exist at equilibrium and that temperature is called freezing point of that liquid। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड और उसी का सॉलिड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता हो। मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट ना हो और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, तो वो टेम्परेचर इस लिक्विड का कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कहने का मतलब कि लिक्विड और सॉलिड, मतलब इसी लिक्विड का सॉलिड किस में हो? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। किस में एग्जिस्ट करे? इक्विलिब्रियम में। तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा कंडीशन बन जाएगा, जिस टेम्परेचर पर ऐसा कंडीशन बनेगा, तो यही टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और ये सॉलिड क्या है? सॉलिड ऑफ सेम लिक्विड, ठीक है। तो इसको पहले नोट करें, फिर आपको बताते हैं। जरा देखना ध्यान से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कितना दिया है? T दिया है। कितना दिया है? T1 मान लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड T1 है। एक लिक्विड है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? T1 है। तो बता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर पर जिस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है वो लिक्विड और इसका सॉलिड किस में एग्जिस्ट करेगा? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। मतलब लिक्विड ही रहेगा और सॉलिड ही रहेगा इस टेम्परेचर पर। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें क्या करेंगे कि ज़रा देखना ध्यान से, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं T1 से, मतलब इस टेम्परेचर जो ये टेम्परेचर है इससे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब इससे ज़्यादा कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाएंगे, जैसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर
क्या हो जाता है, बर्फ़ में एग्जिस्ट करता है, आइस में। तो जैसे 0 से हम बड़ा कर देंगे, 0.1 कर देंगे, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो अब वो आइस क्या होगा, मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से जहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इस केस में जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किस में, लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। कोई दिक्कत, तो ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, बैकवर्ड। कौन सा, बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इसको सॉलिड लिक्विड में आएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड। और क्या होगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी मैं एक डायग्राम जो बनाया था, ज़रा यहाँ पर देखो, ये आपका सॉलिड सब्सटेंस था और लिक्विड साथ में था। तो जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पर तो ये आइस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे फ्रीजिंग पॉइंट से, तो क्या होगा, ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब मेल्ट हो रहा है, पिघलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इफ़ टेम्परेचर को और कम कर दिया जाए फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर को और कम कर दिया जाए, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे तो ये इक्विलिब्रियम बना है, और हम टेम्परेचर को डाउन कर देंगे, कम कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बर्फ़ में। किस में, बर्फ़ में। तो इसको बोलते हैं कूलिंग। क्या बोलते हैं, कूलिंग। अब कूलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जिसमें क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किसमें, सॉलिड में। लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा सॉलिड में। तो लिक्विड सॉलिड में जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड। कौन सा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और इसमें अमाउंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अमाउंट ऑफ आइस इंक्रीज करेगा, और इसमें फ्रीजिंग बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर तो आपका एक लिक्विड और एक सॉलिड इक्विलिब्रियम होगा, और जैसे फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर दोगे तो कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा, यही फ्रीजिंग आपका प्रोसेस हो जाएगा, यही फ्रीजिंग का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब फ्रीजिंग ज़्यादा होगा इस टेम्परेचर पर, तो फ्रिज एक लिक्विड बर्फ़ में कन्वर्ट होने ही वाला होगा, ठीक है, हो नहीं जाएगा, मतलब होने ही वाला होगा। और जैसे ही टेम्परेचर और घटा देंगे, तो अब तो कंफर्म हो जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और लिक्विड मूव कर जाएगा सॉलिड के तरफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर एक बर्फ़ और एक आइस इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब उस पर तैयार है उस टेम्परेचर पर कि लिक्विड अब बर्फ़ बने, अब बस एकदम रेडी है। और जैसे ही और कम कर देंगे, तो अब कंफर्म आपका आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो मेल्टिंग है, इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं यहाँ पर, हीटिंग। क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। हीटिंग का मतलब क्या हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट से हम टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, अप कर दिए हैं, राइज कर दिए हैं टेम्परेचर को, तो वो प्रोसेस तो मेल्टिंग होगा, और इसी को हम बोल सकते हैं हीटिंग। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीटिंग हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर जब डाउन करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट से, तो वो क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा। इसको नोट कर ले। तो फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग डेफिनेशन जान चुके हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का एक और डेफिनेशन है जो हम लोग इसी को इस्तेमाल करेंगे। एक और डेफिनेशन था जो मैं आपको बता दिया, एक और इसका डेफिनेशन है, इसको ज़रा देखते हैं वो क्या है। मतलब और में हम करके बताते हैं, और में, ठीक है। एक तो मैं बता दिया, और दूसरा ये क्या है, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid of same liquid, सेम लिक्विड। ध्यान से देखो, मतलब ये आपका समझो कि इस चैप्टर में यही डेफिनेशन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर समझ लो यही डेफिनेशन आपको सिखाता है। इससे पहले वाला ठीक है, उसको जानना, अपने दिमाग के एक कोने में रख लेना, और ये डेफिनेशन इस चैप्टर में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस चैप्टर में यही डेफिनेशन हमको सिखाया जाता है, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ऑफ सेम लिक्विड। ज़रा इस बात को समझ लो, एक लिक्विड है,
इस लिक्विड का अगर निकालना है बॉइलिंग पॉइंट, क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं आपको बता दिया था कि अब इसका वेपर प्रेशर, अच्छा एक बात ये भी देख लो, ये लिक्विड रखा है, मान लेते हैं टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 40 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड रखा हुआ है, और इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं 0.08 ATM है। 0.08 ATM इसका वेपर प्रेशर है। कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा इस टेम्परेचर पर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो आप जानते हैं कि इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को बढ़ाकर वो 1 ATM के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 ATM के बराबर। तो इस लिक्विड को 1 ATM के बराबर वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वेपर्स बनेगा तो उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते 1 ATM के बराबर हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो जाएगा, यही टेम्परेचर यहाँ पर क्या दे देगा? बॉइलिंग पॉइंट दे देगा। क्या दे देगा? बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं? वेपोराइजेशन। क्या होता है? वेपोराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? वेपोराइजेशन। क्योंकि अभी 40 डिग्री सेल्सियस पर तो वेपर बन रहा होगा। 40 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स तो बन रहे होंगे, और उसके द्वारा प्रोसेस कितना है? 0.08 ATM। अब हमको 1 ATM पे पहुंचाना है, तो वेपर्स को ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसी को तो बोलते हैं वेपोराइजेशन होगा। तो वेपोराइजेशन होगा तो 1 ATM तक पहुंच जाएगा, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। अब इसी लिक्विड का निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? कि इस लिक्विड को इसके सॉलिड तक पहुँचाना है, इसके सॉलिड तक पहुँचाना है। तो बताओ, लिक्विड का वेपर प्रेशर से सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है। सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के कंपेयर में कम होता है। लिक्विड ज़्यादा जल्दी वेपराइज होगा, सॉलिड तो जल्दी वेपराइज नहीं होगा। तो अब इस लिक्विड को इस सॉलिड पर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका वेपर प्रेशर तो 0.08 ATM है, और सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो इसके वेपर प्रेशर को और डाउन करना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर डाउन कब होगा? जब टेम्परेचर को डाउन करेंगे। जब टेम्परेचर डाउन करेंगे, जैसे ही डाउन करते 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 इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सॉलिड के बराबर हो जाएगा, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को लाने के लिए किसी लिक्विड का टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, और किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए टेम्परेचर को अप करना पड़ता है। बात आ गई समझ में? तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। एक प्योर सॉल्वेंट में, एक प्योर सॉल्वेंट है तो उसका अपना कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो अब मिलेगा तो बनेगा सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में अब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो ज़रा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ज़रा देखो ध्यान से। ये आपका एक कंटेनर है। इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट को भर दिया गया है। प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड होगा। कैसा होगा? लिक्विड। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका सिंबल क्या होता है? T0F। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T0F, ठीक है। ये कैसे निकला होगा? तो इस प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को कम कर दिए होंगे, टेम्परेचर को गिराकर वेपर प्रेशर कम किए होंगे, और इसके सॉलिड के बराबर कर दिए होंगे। तो जैसे ही इसका वेपर प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट का इसके सॉलिड के बराबर हुआ होगा, तो जिस टेम्परेचर पर बराबर हुआ होगा उसी टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। निकल गया होगा। अब हम क्या करेंगे? इसमें एडिशन कराएंगे। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मान लेते हैं इसका नाम क्या है? बी मान लेते हैं, बी। और प्योर सॉल्वेंट का नाम क्या मान लेते हैं? ए। अब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ज़रा देखना ध्यान से। एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे? ए प्लस बी। तो अब बताओ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का सिंबल क्या इस्तेमाल करेंगे? TF। क्या इस्तेमाल करेंगे? TF। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आया होगा? तो इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटाकर इसके सॉलिड तक पहुँचाए होंगे हम लोग, और जब भी वेपर प्रेशर को घटाएंगे तो टेम्परेचर को गिराना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो जिस टेम्परेचर पर डाउन करते करते जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इसके सॉलिड के बराबर हो गया होगा उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या हो गया? TF हो गया।
अब ज़रा हम लोग को देखना है यहाँ से यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, पहले ये देखो, वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, मैं ऐसे लिखूँ, मोर होगा, इसका क्या होगा, मोर वेपर प्रेशर, मोर ज़्यादा होगा, और इसका वेपर प्रेशर इसके कंपेयर में क्या होगा, लेस होगा। जाहिर सी बात है कि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, और ये आपका सॉल्यूशन है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आपके बढ़ रहे हैं। मतलब इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल्स इसमें आ गए हैं, तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट बता दो, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इसका कम, लेस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशन इन्वर्सली होता है, तो ये कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके सॉल्यूशन में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो उसको बॉयल करने में टेम्परेचर भी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट समझो क्या हो जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो आपका वो टेम्परेचर है कि वेपर प्रेशर लिक्विड का सॉलिड के बराबर तक पहुंचाने वाला। ठीक है, तो तब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि टेम्परेचर को डाउन करके इसको लाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को टेम्परेचर डाउन करके आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, प्योर का ज़्यादा होता है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेस होता है। क्या होता है, लेस। और हम लोग को इसी पर ध्यान देना है क्योंकि हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट वाला ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों, ज़रा देख लो ध्यान से एकदम देखो। यहाँ पर ये देखो, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, तो ये प्योर सॉल्वेंट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का 2 मॉलिक्यूल्स है। देख लो यहाँ पर हम एरो दिखा देते हैं, ये प्योर सॉल्वेंट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, 2 मॉलिक्यूल्स इसमें पड़े हुए हैं, तो मान लेते हैं इसकी बीच की दूरी क्या है, इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं D1 है। क्या है, D1। ये सिर्फ किसके हैं, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये आपके प्योर सॉल्वेंट इसमें भी है, ए सॉल्वेंट है ना जी आपका, ये क्या है, ए और ए, लिक्विड ए का मॉलिक्यूल है, ये भी लिक्विड ए और ए का मॉलिक्यूल है। जैसे ही इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आया होगा बी, तो ए और ए के बीच में क्या हो गया होगा, ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी आया होगा। तो बीच में जैसे आएगा तो क्या हो जाएंगे, जगह बनाने के लिए ए मॉलिक्यूल्स इधर भागेंगे और ये इधर भागेंगे। तो अब इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं D2 है। क्या है, D2। तो ये मॉलिक्यूल्स पास में है और ये मॉलिक्यूल्स दूर है, तो D2 दूरी क्या है, D1 से ज़्यादा है। तो अब देखो ध्यान से क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन करते हैं, जब डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, सॉलिड में। तो जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये पास में आएगा तभी तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो ये जल्दी पास में आ जाएगा। इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम ही डाउन करना पड़ेगा, और इसमें क्या होगा कि बीच में बी आ गया है और दूरी भी बढ़ गया है, तो इसको पास में लाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा। पास में आएगा तभी तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो सॉलिड में कन्वर्ट जैसे करेंगे तो टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर डाउन करके ही हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा और इसमें टेम्परेचर इसके कंपेयर में कम डाउन करना पड़ेगा। इसीलिए जितना टेम्परेचर डाउन कीजिएगा तो उतना टेम्परेचर का वैल्यू क्या आएगा, कम ही आएगा जी, और इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, और इसमें ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा तो टेम्परेचर का वैल्यू कम आएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं जैसे ही आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाइएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। देखो, मोर से लेस घटता है, क्या होता है, घटता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी घटने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको एक और नाम देते हैं डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब वो निकालने का तरीका क्या है, तो इसका सिंबल हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा TF इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा TF इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा मतलब कितना से घटा और TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे जी, पहले ये बताओ, इसमें TF और T0 ये कम डाउन करना पड़ा इसमें, और इसमें ज़्यादा डाउन करना पड़ा, इसलिए
T0F का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसमें ज़्यादा डाउन किया गया है, कम ज़्यादा टेम्परेचर किया गया है तो TF का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो निकाल दो कितना से डिक्रीज़ किया, तो बड़ा में से छोटा घटा दो, T0F में से TF घटा दीजिएगा तो हम बता सकते हैं जितना से घटा होगा वो आंसर यहाँ से मिल जाएगा, वही डेल्टा TF है। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब किसी प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं तो कितना से फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो गया है वो बता देगा T0F माइनस TF। इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब हम लोग इस पूरे प्रोसेस का हम लोग ग्राफ जरा देखते हैं, ग्राफ डिस्कस करते हैं। देखो तो ग्राफ हम डिस्कस करने से पहले ये आपका क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, ये भी आपका लिक्विड था और इसी में क्या मिला दिए थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या बन गया था, सॉल्यूशन बन गया था। क्या बन गया था, सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर क्या था, मोर, और इसका वेपर प्रेशर लेस। ठीक है, बस इतना हमको चाहिए। अब ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो हम डायग्राम बना चुके हैं इससे पहले। ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे देखें, सीख लो एकदम ध्यान से। ये देखो, ये वाला एक्सिस क्या है, वेपर प्रेशर वाला एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, टेम्परेचर एक्सिस, टेम्परेचर एक्सिस। ठीक है, इस ऐसा ग्राफ आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बना चुके हैं आप लोग, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, अब देखो ये प्योर सॉल्वेंट है तो मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर कुछ होगा वेपर प्रेशर इसका जिस टेम्परेचर पर रखा होगा कुछ होगा। तो मान लेते हैं इसका ग्राफ आपका ये आ गया। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया आपका, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। ये भी आपका लिक्विड ही है। ठीक है, अच्छा जो ये सॉल्यूशन बना है ये भी सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड ही है। पानी के अंदर चीनी मिलाओगे तो लिक्विड बनेगा। अब ये तो प्योर का हो गया। अब इसका इस लिक्विड का ग्राफ बनाते हैं तो वेपर प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर कम है तो ग्राफ नीचे आएगा इसका। तो इसका ग्राफ मान लेते हैं ये हो गया। ये किसका ग्राफ है जी, सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन। और ये भी क्या है आपका, लिक्विड ही फॉर्म में है लेकिन वेपर प्रेशर इसका कम होता है। अब ज़रा देखो, मान लेते हैं कि आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को पहुंचा देंगे किसके पास, सॉलिड के पास। और सॉलिड के वेपर प्रेशर तक पहुंचाने के लिए टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, मैं ये बता चुका हूं। तो यहाँ पे एक ग्राफ हम बनाते हैं सॉलिड का, किसका, सॉलिड का हम ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाते हैं हम, सॉलिड का ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से एकदम देखना, सॉलिड का, ये किसका ग्राफ है, सॉलिड का। इस प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके वेपर प्रेशर को डाउन करेंगे वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर डाउन करेंगे। और वेपर प्रेशर डाउन करने के लिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। तो देखो टेम्परेचर ऐसे घट रहा है और जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर के ग्राफ घटते घटते सॉलिड के वेपर प्रेशर के ग्राफ के बराबर हो गया, इसी टेम्परेचर को बोलते हैं T0F। क्या बोलते हैं, T0F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का। अब ये देखो सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या है, यही प्योर सॉल्वेंट इसके अंदर है ना जी, यही सॉल्वेंट है। और याद रखना इस बात को तुम नोट में लिख लो, नोट में, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजेज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ओनली सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजेज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो सिर्फ और सिर्फ कौन फ्रीज करेगा, सॉल्वेंट। सिर्फ कौन फ्रीज करेगा, सॉल्वेंट फ्रीज करेगा, सॉल्यूट फ्रीज नहीं करेगा, सॉल्यूट फ्रीज नहीं करेगा। सिर्फ कौन करेगा, सॉल्वेंट। जैसे चीनी और पानी तुम मिला दिए हो तो उसको तुम जब आइस में कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ वाटर ही आइस में कन्वर्ट होगा। चीनी तो सॉलिड खुद ही है, वो तो खुद वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजेज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सिर्फ किसको फ्रीज करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को फ्रीज करेगा। तो बताइए इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यही सॉल्वेंट है ना जी। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा और इसी का सॉल्वेंट का सॉलिड का ग्राफ यहाँ पर है। तो इसके भी वेपर प्रेशर को कम करते और जिस टेम्परेचर पर
इसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे किसका फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा, TF का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपका इतना है, देखना ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, इतना दूरी हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बताओ डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, प्योर का इतना है और सॉल्यूशन का इतना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, कितना से घटा, तो यही दूरी बता दो, ये वाला जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसी को, इसी गैप को बता दो, इसी गैप को, यही जो तुम्हारा गैप है, यही गैप तुम्हारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही तुम्हारा गैप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये गैप कैसे निकालोगे, तो ये इतना में से T0F में से TF घटा दो, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा TF। T0F में से TF को घटा दीजिए, इसी को बोलते हैं डेल्टा TF, और इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको नोट कर लें। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी आया था रॉल्स, और डिप्रेशन में भी आपका आएगा रॉल्स। क्या बोला था इसने, ये कहा था कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा TF है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलालिटी। क्या होता है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही बात उसमें भी था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। और आप जानते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब आप हटाइएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे ही आप हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा KF। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जैसे हटाइएगा तो KF आ जाएगा, और ये हो जाएगा मोलालिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बहुत आसान सा फॉर्मूले होते हैं। और देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है, KF है। KF को क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नाम है। दोनों में से कोई भी इसका नेम इस्तेमाल कर सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसका हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ KF। KF का क्या यूनिट होगा, ये ज़रा देख लेते हैं KF का क्या यूनिट होगा। आप जानते हैं कि टेम्परेचर का क्या होता है, पहले इसको KF को ऐसे लिख दो, KF बराबर डेल्टा TF अपॉन मोलालिटी। तो डेल्टा TF का क्या हो जाएगा, केल्विन इस्तेमाल कर दो, और नहीं तो क्या इस्तेमाल कर दो, डिग्री सेल्सियस। और मोलालिटी का सबको पता है कि क्या होता है, मोल पर kg। तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, KF का जो यूनिट होना है, KF का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, केल्विन kg पर मोल, या इसी को बोलते हैं डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। तो इससे पहले हम KB के बारे में चर्चा किए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सेम यूनिट आया था, इसको नोट कर लें। तो डिस्कस करते हैं डेफिनीशन ऑफ KF। KF का क्या डेफिनीशन होगा, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, यही फार्मूला आपका। तो इफ़ मोलालिटी अगर 1 हो जाए, मोलालिटी 1 कर दो, क्या कर दो, मोलालिटी 1। किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए उसके बगल में जो टर्म है उसको 1 पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर KF के बराबर हो जाएगा। मतलब किसी सॉल्यूशन का अगर मोलालिटी 1 हो जाए तो जो उस केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसी को बोलते हैं KF। और मोलालिटी 1 का मतलब ये होता है 1 मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व करा रहे हैं 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ज़रा देखना ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैसे ही आप 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व कराएंगे
तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसी को बोलते हैं KF इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड KF। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड KF, उसी को बोलते हैं KF। कोई दिक्कत? अब इसके बाद से ज़रा देखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ KF, वैल्यू ऑफ KF का वैल्यू। ठीक है, KF को तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो तरीका आपको समझ में आ गया। अब वैल्यू ऑफ KF तो ज़रा देखना ध्यान से। KF डिपेंड्स अपॉन KF या वैल्यू ऑफ KF डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन सॉल्यूट। सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पर। मतलब डिफरेंट सॉल्वेंट हैज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ KF, डिफरेंट वैल्यू ऑफ KF। कहने का मतलब कि अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू भी अलग अलग होगा, क्योंकि KF का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है। बात आ गई समझ में? अब KF का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं? पहली बात यह है कि KF को निकालने के लिए ये काम करना ज़रूरी है कि 1 मोल सॉलिड को 1 kg सॉल्वेंट में घुलाएंगे। अब वो जब सॉल्यूशन बन गया तो उसी पर KF निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि वाटर में 1 kg वाटर में 1 मोल यूरिया डिजोल्व करा दिए। अब जो सॉल्यूशन बना तो अब उस केस में हम लोग KF का वैल्यू निकालेंगे। वाटर के लिए, सॉल्वेंट के लिए KF निकलता है, मतलब 1 kg में 1 मोल डालेंगे तब KF निकलेगा। अब वो कैसे निकालते हैं वो ज़रा एक फार्मूला है, देख लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ KF कैसे निकालेंगे। तो KF के लिए खूब सुंदर सा एक फार्मूला दिया रहता है। वो क्या है ज़रा देख लो, RT0F का होल स्क्वायर अपॉन 1000 L फ्यूजन। इससे पहले भी फार्मूला इसी टाइप का था, बस यहाँ पर L मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था, अब यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा। ठीक है, अब ज़रा देखो ध्यान से, एक और इसका फार्मूला, एक और इसका फॉर्म दिया जाता है T0F का होल स्क्वायर M अपॉन 1000 डेल्टा H फ्यूजन। ठीक है, ये आपका 2 फार्मूला है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसी L फ्यूजन के जगह पर हम लोग डेल्टा H फ्यूजन रख दिए हैं। अब वो कैसे रखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको देख लो ध्यान से, यहाँ पर क्या क्या चीज़ इसमें है। R आपका क्या हो गया? ये गैस कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया जी? गैस कांस्टेंट। ठीक है, और इस गैस कांस्टेंट का 2 वैल्यू होता है, एक 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और एक हम लोग रखते हैं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, अगर कैलोरी पे बात करना है तो 2 रख देना, और अगर जूल में कुछ दिया है क्वेश्चन में तो आपका ये वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, कैलोरी वाला ये हो गया, जूल वाला ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे T0F क्या है? इसको बोलते हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का ही KF होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन किस में? केल्विन में हम रखते हैं। किस में रखते हैं? केल्विन में। और L फ्यूजन क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? इसको मैं डिफाइन करता हूँ, देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट फ्रीजेस। कहने का मतलब कि जब आप किसी 1 ग्राम सॉल्वेंट को फ्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि वो टेम्परेचर घटेगा तो क्या निकलेगा? रिलीज़ होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? ये अमाउंट ऑफ हीट है। वो कौन सा अमाउंट ऑफ हीट है? रिलीज किया हुआ।
कब? जब 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट फ्रीजेज, जब 1 ग्राम सॉल्वेंट को फ्रीज करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखो एक और टर्म दिख रहा है। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट, तो ये भी देख लो, इसका यूनिट कैलोरी पर ग्राम में भी हो सकता है और इसका यूनिट जूल पर ग्राम में भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए और अगर क्वेश्चन में कैलोरी वाला फॉर्म दे दिया है तो आर का मान कैलोरी वाला रखना, और जूल वाला दे दिया है तो आर का मान, ये आर का वैल्यू जूल वाला रख देना आप। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात है, डेल्टा एच फ्यूज़न। डेल्टा एच फ्यूज़न, डेल्टा एच फ्यूज़न क्या है? इसी को बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, या इसी का नाम है मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न। मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न, मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न। और इसका डेफिनीशन क्या है? तो डेफिनीशन ज़रा देख लें ध्यान से। ये क्या है? ये भी आपका अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम सॉल्वेंट फ्रीजेज। जब 1 ग्राम सॉल्वेंट को फ्रीज करेंगे, सॉरी 1 ग्राम नहीं, 1 मोल सॉल्वेंट फ्रीजेज। जब 1 मोल सॉल्वेंट को फ्रीज करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। और जब 1 ग्राम को फ्रीज करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कोई दिक्कत? बात आ गई समझ में? अब एक मरतबा ज़रा यहाँ पे ये भी देख लें, डेल्टा एच फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बराबर होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इनटू हम लोग इस फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, देखो क्यों? डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन ये किसके लिए आता है? 1 मोल सॉल्वेंट को जब हम लोग फ्रीज करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच फ्यूजन, 1 मोल के लिए। और एल फ्यूजन किसके लिए आता है? 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए। तो एल फ्यूजन को डेल्टा एच फ्यूजन में कन्वर्ट करना है, इसके हेल्प से यहाँ तक जाना है। तो इसके वैल्यू में तुम मोलर मास, ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से तुम इसमें गुना कर दोगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? 1 मोल सॉल्वेंट का जो मास होता है उसको बोलते हैं मोलर मास। तो 1 मोल सॉल्वेंट के मास से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में तुम गुना कर दोगे तो हम लोग आसानी से 1 मोल के पास पहुंच जाएंगे, और जैसे पहुंचेंगे उसी का नाम क्या हो जाता है? डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मोलर मास, और इसी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के जगह पर डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन एम रख दिया गया है, और एम कहाँ चला गया? ऊपर, और डेल्टा एच फ्यूजन यहाँ पर आ गया है। इस फार्मूला को याद रखना। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स के तरफ। कैलकुलेट KF फॉर वाटर सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट के लिए KF कैसे कैलकुलेट करेंगे? और लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज़ 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो हर सॉल्वेंट का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर लिख, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर। हर सॉल्वेंट के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता होता है, वहाँ से हम लोग KF निकाल सकते हैं। तो ज़रा देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। क्या फार्मूला है KF का? तो RT0F का होल स्क्वायर अपॉन 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, बताइए आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस फॉर्म में दिया है? कैलोरी में दिया है। तो R के वैल्यू किस में रखना पड़ेगा? कैलोरी में। R का वैल्यू कैलोरी में 2 होता है। T0F क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
तो प्योर यहाँ पर सॉल्वेंट आपका वाटर ही है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में रखना होता है, इसलिए 273 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो 273 का होल स्क्वायर। 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया है 80। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो 1.86 किलो केल्विन की 1.86 कैलोरी केजी पर मोल, कैलोरी केजी पर मोल। तो याद रखना जब भी वाटर की बात आ जाए तो उसका केएफ का वैल्यू कितना होगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर रखा गया तो केल्विन में ही आएगा। तो जनरली देखना, जनरली क्या होता है, जनरली मैक्सिमम सवाल में जनरली वैल्यू ऑफ के एफ इज़ गिवन इन प्रॉब्लम। क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, के एफ का वैल्यू दिया रहता है, वो दिया रहता है। रेयर केस ऐसा होता है जिसमें हम लोग निकालते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें के एफ नहीं देता है तो फार्मूला से निकालते हैं, लेकिन जनरली दिया रहेगा। और निकालेंगे कैसे, इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, इसको लिख लीजिए।